और टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। हालांकि ये टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बट थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे इसका। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, ताकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी जो आपके क्लियर हो जाए। आ जाता है ना। तो अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते कि भैया कुछ पढ़ा कुछ छोड़ दिया। पेपर का लेवल आप लोग खुद ही देख रहे हैं, तो तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है, तो बस 1 मिनट की और बात है, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम डाउनलोड किए हैं आपके लेक्चर्स, हाँ बढ़िया है, डाउनलोड करके उनको कलेक्शन रखिए, उनका अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बट बस कोशिश कीजिए कि लेक्चर वो डाउनलोड किए हुए ही ना रह जाएं, उनको आप अच्छे से पढ़ाई भी करें, है ना, उनको अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, सो देखो, अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर अगर मैकेनिक्स नहीं आती होगी तो हम एक क्वेश्चन कर सक मतलब हाइड्रोलिक मशीन पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अभी नोट्स लिखने में टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी सब कुछ पहले का लिखाया है, तो हमारा समझने पर जो है वो ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो जैसा आपको बताया था कि भैया हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ रहे हैं, तो पहले समझिए व्हाट इज़ मशीन। तो मशीन क्या है, मैंने आपको बताया था, मशीन हमारे सेवक एक सर्वेंट की तरह होता है, और सर्वेंट का काम होता है अपने मालिक के लिए वर्क करना। तो मशीन हमारे लिए क्या करती है, वर्क करती है। लेकिन बेटा नौकर भी वर्क करने के लिए क्या करता है, उसको भी थोड़ा सा खर्चा पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। भैया कुछ खाएगा पिएगा तभी तो हमारे लिए वर्क करेगा, यानी कि एनर्जी। तो जो मशीन होती है, मशीन एनर्जी लेती है और एनर्जी लेकर हमारे लिए वर्क करती है। अब ये बात आती है एनर्जी कहाँ से मिलती है ना। तो आपने पावर प्लांट पढ़े होंगे, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, हाइड्रोलिक पावर प्लांट। तो एनर्जी का कुछ सोर्स होता है। अगर एनर्जी कोयले से मिल रही है तो थर्मल पावर प्लांट, हीट बेसिकली। अगर वो न्यूक्लियर रिएक्शन से मिल रही है, नाभिकीय ऊर्जा है, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अगर वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फ्लूइड से। किससे मिल रही है, फ्लूइड से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोलिक मशीन्स। तो ऐसी मशीन्स जो फ्लूइड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके हमारे लिए वर्क करती हैं, या फ्लूइड को कुछ एनर्जी देकर उससे वर्क करवाती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो मशीन में क्या होता है, जो हमारी एनर्जी होती है वो एक इनपुट का वर्क करती है, और आउटपुट हमें किसकी फॉर्म में मिलता है, वर्क। अब आप कहोगे सर एनर्जी तो समझ में आता है, व्हाट इज वर्क। तो वर्क क्या होता है कि वर्क या तो आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर टी इंटू थीटा होता है। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखना था, बट आपने ना रखकर वो किसी और मशीन ने आपके लिए कर दिया, तो उसने आपके लिए वर्क किया। जैसे बाइक है, आपकी कार है, वो सब आपके लिए वर्क कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल फैन है वो क्या करता है, रोटेट करता है। जो आपकी मोटर है, ठीक है, पंप, उसमें भी क्या है, वो रोटेशन हो रहा है। तो या तो लीनियर मोशन होता है या रोटेशनल मोशन होता है। तो जहां कहीं भी लीनियर रोटेशनल मोशन होता है वहां पे क्या होता है, वर्क होता है। तो मशीन क्या करती है, एनर्जी लेकर या तो वो लीनियर मोशन में जाएगी या फिर वो रोटेशनल मोशन में जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई मशीन फ्लूइड से एनर्जी ले रही है, फ्लूइड में 3 तरह की एनर्जी, प्रेशर, डेटम, वेलोसिटी आपको मालूम है, और कुछ वर्क कर रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी लेकर, ठीक है, और उसको फ्लूइड को सप्लाई करती हैं, और फ्लूइड हमारे लिए वर्क करता है। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक रैम हो गई, हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, आपकी कार में हाइड्रोलिक, ठीक है, सारा सिस्टम आजकल हाइड्रोलिक होता है। तो ऐसी मशीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पंप। तो हमें 2 ही तरह की मशीन्स को मेनली पढ़ना है, क्या, हाइड्रोलिक पंप्स एंड हाइड्रोलिक टरबाइंस। ठीक है, हाइड्रोलिक पंप एंड हाइड्रोलिक टरबाइन, बात समझ रहे। सो मशीन क्या है, अब अगेन वर्क आ गया। अब वर्क को हम लोग किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर पावर की फॉर्म में। पावर क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड।
तो हम लोग देखेंगे कोई भी मशीन है या कोई भी आपका मतलब टरबाइन है या पंप है, तो उसके हम लोग पावर की बात करेंगे। तो पावर क्या हो गया आपका भाई, पावर हो गया आपका dw/dt, और d/dt ऑफ इसको आप लिख लेंगे क्या, f.dx, तो ये हो जाएगा f इंटू dx/dt। और dx/dt क्या होता है बेटा, वेलोसिटी, तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, f.b, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये पावर हो जाएगी, वर्क डन पर सेकेंड। अब याद रखिएगा यहाँ पर बेसिकली क्या, मेनली फोर्स मालूम होगा तभी आप वर्क कैलकुलेट कर पाओगे, और तभी आप क्या कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में, हाँ, जेसीबी हाइड्रोलिक मशीन, हमें ये देखना है कि बेसिकली हमें पहले फोर्स को स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे समझ सकते हैं। तो देखिए हमारा जो सीक्वेंस रहेगा पढ़ने का, वो पहले मैं सीक्वेंस बता देता हूँ। सीक्वेंस ये रहेगा कि जो लिक्विड का जेट होता है वो जेट किसी फ्लैट प्लेट पर या किसी कर्व्ड प्लेट पर हिट करता है। अभी जो फ्लैट प्लेट है वो आपकी वर्टिकल हो सकती है, वो इंक्लाइंड हो सकती है, या फिर वो हिंज हो सकती है। जैसे कल जो एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया था उसमें जो प्लेट थी वो इंक्लाइंड थी। इंक्लाइंड प्लेट पर एक जेट हिट कर रहा था और आपसे फोर्स पूछा था, ठीक है। क्लास बिल्कुल जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, इवन स्टार्ट भी नहीं है अभी, तो एक जरा थोड़ा सा एक आउटलाइन चल रही है। अभी सब लोग आ जाएं फिर प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो फ्लैट प्लेट हो सकती है, वर्टिकल, इंक्लाइंड या हिंज हो सकती है। इस तरह से कर्व्ड प्लेट हो सकती हैं। कर्व्ड प्लेट आपकी सिमेट्रिकल भी हो सकती हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकती हैं, और इन दोनों ही प्लेट्स पर जो जेट टकराएगा वो हेड ऑन भी टकरा सकता है इस तरह से, और टेंजेंशियल भी टकरा सकता है। तो इन सारी सिचुएशंस में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जेट की वजह से कितना और किस तरह से फोर्स क्रिएट होता है। एक बार आपको फोर्स का आइडिया लग जाएगा, देन यू कैन कैलकुलेट पावर, ठीक है। अब पावर कैलकुलेट हो जाएगी तो आपको आउटपुट मालूम चल जाएगा, इनपुट आप दे रहे हैं वो आपको मालूम चल जाएगा, तो वहां से क्या आ जाएगा बच्चे, एफिशिएंसी आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, हम लोग जो भी स्टडी करेंगे वो कैसा करेंगे कि जैसे हमारे पास एक ये फ्लैट प्लेट है, इस पर ये जेट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब ये जो प्लेट है वो आपकी स्टेशनरी भी हो सकती है, जैसे ये रुकी हुई है, और ये प्लेट आपकी क्या हो सकती है, मूविंग भी हो सकती है, कि मूव कर रही है, मूव भी कर सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक आपको कुछ बताना है मुझे, वो है न्यूटन सेकंड लॉ, बिकॉज इस चैप्टर में न्यूटन के सेकंड लॉ का बहुत रोल है। और देख लीजिएगा कि जैसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने, आज तरीका ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए हमने पहले फ्लैट प्लेट वाला है, तो पहले हम लोग फ्लैट प्लेट के क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। देन फिर हम लोग कर्व्ड प्लेट पे जाएंगे, कर्व्ड प्लेट के क्वेश्चंस कर लेंगे। देन हम लोग फिर टरबाइन, मान लीजिए पेल्टन व्हील टरबाइन पढ़ेंगे, तो पहले पेल्टन के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासी संख्या में रहेंगे, ताकि एक एक डाउट आपका जो है वो दूर होता रहे। चलिए, तो देखिए बेटा, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, ये कहता है कि F इज इक्वल्स टू dp/dt, यानी कि जो फोर्स होता है इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। तो कोई पार्टिकल जब कहीं पर हिट करता है, तो हिट करने के बाद में उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा, और मोमेंटम में चेंज होगा तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। नाउ यू नो दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर इस बाउंड्री ने या इस ऑब्जेक्ट ने अगर फ्लूइड पार्टिकल पर फोर्स लगाया है, तो बदले में क्या होगा, फ्लूइड पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लगाएगा। फ्लूइड पार्टिकल क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। हाँ, इसीलिए बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत पंप का भी क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन थे कल हाइड्रोलिक मशीन के। तो अब हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, डिफिकल्ट हो इजी हो सबको करेंगे, सब पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सबको आता है, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे और आगे आप लोग देखते जाएंगे। कौन कौन से केसेस पढ़ेंगे वो मैंने बता दिया, फ्लैट प्लेट, कर्व्ड प्लेट। फ्लैट प्लेट में भी 3 केसेस और कर्व्ड प्लेट में भी 2 केसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है फ्लैट प्लेट नॉर्मल टू द जेट। ये प्लेट है एंड दिस इज फिक्स्ड प्लेट। इस प्लेट को अभी हमने क्या माना हुआ है, फिक्स्ड माना हुआ है। इस प्लेट को हमने क्या कर रखा है, मान लीजिए इसको हमने फिक्स कर रहा है, ये कहीं मूव नहीं कर सकती, अपनी जगह पर है। अब एक बात याद रखिएगा, फ्लूइड हमें कॉन्टिन्यूअस दिखता है,
फ्लूइड हमें कॉन्टिन्यूस दिखता है बट कॉन्टिन्यूस होता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, लाइव वॉचिंग 100+, थैंक यू। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखो फ्लूइड बेटा हमें कॉन्टिन्यूस दिखता है बट कॉन्टिन्यूस होता नहीं है। आप मेरी पहली क्लास याद रखिएगा एफएम की, तो मैंने बोला था जो फ्लूइड होता है वो H2O इन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, एक एक पार्टिकल इससे टकराता है, कुछ पार्टिकल इधर जाते हैं, कुछ पार्टिकल इधर आते हैं। जैसे मैंने बोला था किसी मंदिर में यहाँ पे प्रसाद बढ़ रहा है, पुजारी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये बहुत सारे लोग हैं, ये एक एक करके आते जाएंगे, एक बंदा इधर जाएगा, एक बंदा इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इस तरीके से। तो इसी तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, इस प्लेट को हिट करते हैं, कुछ पार्टिकल इधर चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल इधर चले जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा वेलोसिटी चेंज होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना ही जरूरी नहीं है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है तब भी हम कहेंगे उसमें चेंज हो गया, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी हमारे पीछे आओ, समझ रहे बेटा। यहां पे तुमने आधे उधर और आधे इधर नहीं करना है, पूरे इधर और पूरे उधर, ठीक है। ठीक है बच्चे। अब यहां पर एक एजम्पशन लेना पड़ता है, वो एजम्पशन है कि प्लेट इज फ्रिक्शनलेस, सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अदरवाइज क्या होगा कि जब पार्टिकल यहां पर टेंजेंशियली जाएंगे प्लेट के, तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस हो सकता है, कुछ एनर्जी का लॉस हो सकता है। इस वजह से यहां पर हमने इसको क्या माना है, फ्रिक्शनलेस। आजकल ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, इवन ये भी पूछ सकता है, अभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब एक बात हम लोग यहाँ पे ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि अगर ये प्लेट फ्रिक्शनलेस है तो टकराने के पहले और टकराने के बाद में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जेट है, इस जेट से ये वाटर बाहर निकला और प्लेट को हिट किया, तो ये सेक्शन 1 है, और जब हिट किया ये सेक्शन आपका 2 है। दोनों प्लेस पर हमने क्या किया, बर्नौली थ्योरम लगाई। तो यहाँ पर P1/ρg प्लस Z1 प्लस V1² इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट पर P2/ρg प्लस Z2 प्लस VT² अब ये प्लेट आप वर्टिकल मत समझ लेना, दिस प्लेट इज हॉरिजॉन्टल। तो ये जो दोनों वेलोसिटी है बेटा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए कर्व्ड प्लेट है, बट बता दे रहा हूं, जब जेट यहां पे टकराता है तो कुछ वाटर इधर जाता है, कुछ इधर जाता है, दोनों हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो मत सोचिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर Z1 Z2 बराबर है, और यहां पर प्रेशर दोनों जगह पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक होगा, और फ्रिक्शन लेस है तो हेड लॉस 0, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपका 0 है, तो V1 बराबर क्या आ गया, V2। V1 बराबर क्या आ गया, V2। कन्वेंशनल में इसको छोड़ना नहीं है, कन्वेंशनल क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा, बहुत ईजी है, बिलीव मी, ठीक है, बिलीव मी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिएगा बेसिकली वो आपसे पूछता है क्या है, वो आपसे फोर्स ऑन प्लेट पूछता है, फोर्स ऑन जेट नहीं पूछता है, प्लेट पर कितना फोर्स लगा, प्लेट पर। तो देखिएगा F बराबर dp/dt, तो Z का पहले जो मोमेंटम था वो था P1 और बाद में Z का मोमेंटम हो गया P2। तो जब हम लोग चेंज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो जेट पर फोर्स लगा वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। बट नाउ एज वी नो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा सर, एफ जेट का निगेटिव लगेगा, बिकॉज जेट पर अगर फोर्स इधर लगा तो प्लेट पर इधर लगेगा, तो माइनस, माइनस को बेटा अंदर ले गए तो ये क्या बन गया, प्लेट पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा हो गया P1 माइनस P2 अपॉन डेल्टा टी। तो आगे से याद रखिएगा हम लोग ऐसे नहीं करेंगे बुक की तरह कि पहले जेट पर फोर्स निकालेंगे फिर उसका नेगेटिव करेंगे ना, हम हमेशा इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम कर देंगे, तो अपने आप प्लेट पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा, अपने आप प्लेट पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा। जल्दी बताइए ये बात समझ में आती है नहीं आती है। तो अगर हम लोग फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करते हैं तो जेट पर लगने वाला फोर्स आएगा, लेकिन अगर हम इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम करते हैं तो हमारा प्लेट पर लगने वाला फोर्स आएगा। और हमसे एग्जाम में क्या पूछा होगा, प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा वही पूछा होगा, वही पूछेगा, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे,
आगे बात समझ में? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको दो तरीके से और लिखा जाता है कि जैसे P1 है तो ये क्या होगा MB1, और P2 क्या हो जाएगा MB2, और अपॉन में क्या है डेल्टा टी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो जेट स्ट्राइक कर रहा है वो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, तो हमें उसका मास नहीं मालूम होता, हमें उसका डिस्चार्ज मालूम होता है। तो हमें इस फॉर्मूले को डिस्चार्ज की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, m कॉमन ले लिया, तो ये आ गया V1 माइनस V2, और m अपॉन क्या कर दिया बेटा डेल्टा टी। अब m अपॉन डेल्टा टी को बोलते हैं हम लोग m डॉट, और m डॉट जो होता है वो होता है मास फ्लो रेट। m डॉट क्या होता है, m डॉट होता है मास फ्लो रेट। इसको यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, पहले ही देख लीजिएगा। और यहीं से आपके पास एक थ्योरम और आती है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। डेल्टा टी को इधर ले जाऊंगा तो एफ डॉट डेल्टा टी, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इम्पल्स हो जाता है, और राइट साइड में मोमेंटम। बट हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक इक्वेशन को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो एफ बराबर आ गया m डॉट डेल्टा वी। नाउ डेल्टा वी बहुत ईजी है, आप लोग जानते हैं, इट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। अब याद रखिएगा, यहां पर हम लोग अगर V2 माइनस V1 करते हैं इट मीन्स फोर्स ऑन जेट, लेकिन अगर मैं V1 माइनस V2 करता हूं इट मीन्स फोर्स ऑन प्लेट। तो फोर्स ऑन प्लेट है तो V1 माइनस V2। नाउ व्हाट इज m डॉट, m डॉट समझ लो, m डॉट इज मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट मतलब मास पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितना मास हमें मिल रहा है, एक सेकंड में कितना मास हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग वैसे समझे तो सपोज कीजिए ये एक टैप है, ठीक है, और यहां पर ये बीकर रखा हुआ है, और इस बीकर की में कुछ वाटर जो है या कोई दूसरा फ्लूइड जो है वो आपका यहां पर कलेक्ट हो गया इस तरह से। तो सपोज करो 10 सेकंड में यहां पर आपके पास मान लीजिए 5 लीटर फ्लूइड आया, 5 लीटर। तो बेटा वॉल्यूम मालूम है, तो वॉल्यूम में जब मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मास, और ये कितने टाइम में मिला मुझे, टी टाइम में, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, m डॉट की हो जाएगी, m डॉट की। और v अपॉन टी क्या होता है बेटा डिस्चार्ज, तो m डॉट बराबर आप रो इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको पहले बताया हुआ है, तो m डॉट मास फ्लो रेट, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी। अब हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, रो इंटू v, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डेंसिटी को हम लोग क्या मानते हैं बेटा, कांस्टेंट, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो dv बाई dt। अब याद रखिएगा ये कैपिटल V है, कैपिटल V इज वॉल्यूम, कैपिटल V इज वॉल्यूम, स्मॉल v इज वेलोसिटी, स्मॉल v इज वेलोसिटी। ये वाला बैकग्राउंड आपको एक दो दिन बस इस क्लास में झेलना पड़ेगा, उसके बाद फिर ग्रीन वाला ही चलेगा, ठीक है। तो dv बाई dt क्या होता है बेटा डिस्चार्ज, या वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्चार्ज। तो m डॉट क्या आ गया आपके पास, रो क्यू आ गया, रो क्यू। और q क्या होता है, ये आप जानते हैं, q होता है सर एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ जेट या नोजल जहां से आपको जेट मिल रहा है, और v उसकी वेलोसिटी। तो m डॉट को आप रो ए बी भी लिख सकते हैं। तो इस क्लास में आपको ये बिल्कुल अपने नाम की तरह याद हो जाना चाहिए, जैसे आपको अपना नाम याद है वैसे हाइड्रोलिक मशीन में आपको m डॉट मालूम होना चाहिए। व्हाट इज m डॉट, इट इज मास पर यूनिट टाइम विच इज नथिंग बट रो इनटू क्यू। डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास बन जाता है। और क्यू को ए भी लिख सकते थे, m डॉट बराबर रो क्यू, यानी कि m डॉट बराबर रो ए बी। अगर आप इतना याद रखते हो तो आपको आगे की कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चले, तो फिर हम अपने क्वेश्चन पर आए। अब देखिए ये एक फ्लैट प्लेट है, दिस इज स्टेशनरी फ्लैट प्लेट। अब देखिए यहां पर फ्लूइड आ रहा था आपका v वेलोसिटी से, इससे टकराया, और टकराने के बाद में आधा फ्लूइड इधर गया और आधा उधर गया, राइट। अब याद रखिएगा कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको आप किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्लेट की जो नॉर्मल डायरेक्शन यानी कि x डायरेक्शन में हमने कंजर्व किया। तो एफ पी एक्स का मतलब है प्लेट पर x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, प्लेट पर बेटा x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो एफ पी एक्स बराबर हम क्या लगाएंगे, m डॉट डेल्टा v। देखो जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बिना किसी कोचिंग के ऐसे ही सीखा है और ऐसी चीजें मुझे याद रही हैं, तो मैं भी आपको कहूंगा अगर आप ऐसे करोगे तो ईजिली हो जाएगा। तो m डॉट डेल्टा v, m डॉट क्या बताया, रो ए बी लिख दिया यहाँ पर। डेल्टा v क्या, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, z की b,
और क्या इस डायरेक्शन में कोई फाइनल वेलोसिटी है? नहीं है, तो क्या हो गया? जीरो। तो क्या मिल गया? एफ पी एक्स बराबर रो ए वी स्क्वायर। क्या मिल गया? रो ए वी स्क्वायर। तो एक फिक्स्ड प्लेट पर जब जेट उसके नॉर्मल हिट कर रहा है तो जो आपका फोर्स मिलेगा वो आपका मिलेगा रो ए वी स्क्वायर। क्या मिलेगा? रो ए वी स्क्वायर। अब देखते हैं वाई डायरेक्शन में। एक बात बताओ बेटा, क्या इनिशियली वाई डायरेक्शन में क्या कोई वेलोसिटी थी? नहीं। तो क्या कोई मोमेंटम था? सर नहीं था। अच्छा, फाइनल देखो बाद में ये प्लस का v उधर और माइनस का v इधर, क्योंकि डायरेक्शन अलग है ना, तो फाइनल भी कितना है? जीरो। तो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम भी जीरो, फाइनल भी जीरो। तो बेटा मोमेंटम पहले भी जीरो रहा और बाद में भी जीरो ही रहा, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया। सो आपका एफ पी वाई क्या रहेगा? जीरो रहेगा। एफ पी वाई क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये बात समझ में आ गई? नाउ वर्क डन बाई जेड, क्योंकि प्लेट आपकी स्टेशनरी है इसलिए वर्क डन जीरो होगा और पावर भी क्या होगी? जीरो होगी। पावर भी क्या होगी? जीरो होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए फटाफट जल्दी से। अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से, जल्दी से कीजिए भैया। संजीव जी ने एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला बताया, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट जल्दी से। क्या कह रहे हैं? अ वाटर जेट ऑफ एन एरिया 0.03 मीटर स्क्वायर impinges नॉर्मल ऑन अ फिक्स्ड प्लेट। हाँ सब पहले जैसे ही है शशांक, क्या फर्क पड़ता है? ये एक फिक्स्ड प्लेट है और इस पर एक जेट जो है वो हिट कर रहा है इसके नॉर्मली परपेंडिकुलर इस तरह से, और जो इस जेट का जो एरिया था क्रॉस सेक्शन वो हमें एरिया दिया हुआ है 3.4 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या ये तो देख लो। गलत जवाब क्यों दे रहे हो भैया? गलत आंसर दे रहे हो क्या? 5.78 किसी का नहीं आ रहा? कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा मुझे। ये तो बहुत ही आसान था बालक, इसमें क्या था? कुछ करने नहीं था, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था। आंसर सी आएगा। ये भी गलती कर रहे हो भैया। अभी क्या देखो, ये है और इस पर इस तरह से हिट कर रहा है जेट, तो एफ बराबर क्या बताया आपके पास? रो ए वी स्क्वायर। और अगर आप ये भूल भी जाओ तो डायरेक्ट फॉर्मूला डेराइव कर दो। आपको क्या बताया? एम डॉट डेल्टा वी। एम डॉट क्या हो जाएगा? रो ए वी, और डेल्टा वी क्या? वी माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। वेलोसिटी आपसे पूछी है तो ये क्या हो जाएगा? एफ अपॉन रो ए अंडर रूट में। फोर्स आपको कितना दिया हुआ है? 1 किलो न्यूटन। तो 1 किलो न्यूटन यानी कि 1000 न्यूटन। डेंसिटी कितनी होती है? पानी ही है ना भैया, वाटर है, तो डेंसिटी 1000। और एरिया कितना है? 0.03। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा अंडर रूट में 100 अपॉन 3, तो ये आएगा 10 अपॉन रूट 3। तो 10 अपॉन 1.7, तो बेटा 5 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए। 1.73 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और 5 पॉइंट समथिंग यही एक वैल्यू है। देखो बिना एग्जैक्ट कैलकुलेशन के भी आप कर सकते थे, बिना कैलकुलेटर के भी होने वाली वैल्यू थी, बिकॉज 5 से थोड़ी ही ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो ठीक है, 5 से थोड़ी ज़्यादा सी ही ऑप्शन है ना? ऐसा मत कीजिए भैया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो समझ में आ गया इसका एप्लीकेशन। डायरेक्टली आपसे
√34 क्यों होगा मेरे भैया? वेलोसिटी निकालनी है, एफ अपॉन रो इंटू ए 100 अंडर रूट होगा, तो फोर्स भी 1000, डेंसिटी भी 1000, 1/0.03। जब डेसिमल हटाएंगे तो 100/3 होगा ना, तो 100/3 को क्या कर लो, 10/1.732 कर लो। इसमें भी दिक्कत है। देखो बेटा, ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेट है और इस पर इस तरीके से क्या हो रहा है, फ्लूइड का जेट हिट कर रहा है। जेट हिट करने के बाद में कुछ डिस्चार्ज इधर जाएगा और कुछ डिस्चार्ज उधर जाएगा, ठीक है, कुछ इधर जाएगा कुछ उधर जाएगा, आप समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस वाले डायग्राम में कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग लाइन डायग्राम बनाएंगे। लाइन डायग्राम का मतलब क्या बेटा, इस तरीके से वेलोसिटी v यहाँ हिट कर रही है और उसके बाद में फ्लूइड इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। अब याद रखिएगा ये दोनों वेलोसिटी बराबर होंगी, वेलोसिटी विल बी सेम, वेलोसिटी विल बी सेम एंड दिस एंगल इज थीटा। अब ध्यान रखिएगा बेटा, थीटा हमने यहाँ पर छोटा वाला एंगल लिया है, थीटा कौन सा लिया है, छोटू एंगल, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, सही है। अब हम लोग इस केस में क्या करेंगे, देखिएगा इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो डायरेक्शन लेंगे, एक प्लेट के अलोंग और एक प्लेट के परपेंडिकुलर। क्या करेंगे, एक प्लेट के अलोंग और एक प्लेट के परपेंडिकुलर, और हम प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर देंगे या चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। उससे होगा क्या, क्योंकि जो ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट, और एक टेंजेंशियल। तो देखो नॉर्मल कंपोनेंट बेटा कितना आया, v sin थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आया आपका, v cos थीटा। अब जब फ्लूइड इससे हिट करेगा तो हिट करने के बाद में ये प्लेट के टेंजेंशियल जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन में वापस नहीं आएगा। इसका मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे मालूम है कितनी, v sin थीटा। अब फॉर्मूला देखो फिर से हम वही लगाएंगे, फिर से वही लगाएंगे, एफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम डॉट डेल्टा वी, एफ एन इज इक्वल्स टू एम डॉट डेल्टा वी। कौन सी डायरेक्शन में, प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में। एम डॉट जैसा आपको बताया रो ए वी हो जाएगा और डेल्टा वी। अब प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, वी साइन थीटा, ठीक है, इनिशियल, और फाइनल क्या थी, 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद था तो कल आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, और नहीं तो फिर आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में बैठकर बनाना पड़ता। एक बात और बता दूं, कल के एक्सपीरियंस से आपने भी सीख लिया होगा, और ये मैंने आपको याद होगा पहले भी कई बार बताया बेटा, कि कोई कितना भी बड़ा बॉन्ड क्यों ना हो, किसी को कितने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्यों ना हो, अगर कोई ये सोच कर बैठे ना कि भाई मुझे तो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, मुझे तो सारे डेरिवेशन आते हैं, मैं एग्जाम में जाके कर लूँगा, कभी नहीं होगा। जिसने पहले से क्वेश्चन कर रखा होगा, जिसने पहले से क्वेश्चन कर रखा होगा, जिसने पहले से पढ़ रखा होगा, वही एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए, तो रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। अब रटने का तरीका आपका अपना रहेगा, आप समझ जाना कि अच्छा जो फ्लैट जो प्लेट थी वो क्या था, 90 डिग्री पर था, तो साइन 91 होता है, इसमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, रो ए वी स्क्वायर मिलेगा। तो रो ए वी स्क्वायर को अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लेट का नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, प्लेट के नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये देखो ये कंडीशन बता रखे हैं, बिफोर हीटिंग द प्लेट एंड आफ्टर हीटिंग द प्लेट, आपको सब मालूम है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है कि डिस्चार्ज किस तरीके से वरी करेगा दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ये नॉर्मल फोर्स आ गया, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, या कहिए एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एन साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एन कॉस थीटा। एफ एन आपके पास आ गया रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एफ वाई आ जाएगा एफ एन कॉस थीटा, तो ये रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नॉर्मल फोर्स याद है तो आप एफ एक्स एफ वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां से एक बात और देखिएगा, एक बात और देखिएगा कि प्लेट के अलोंग नेट फोर्स 0 रहेगा, प्लेट के अलोंग नेट फोर्स 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि प्लेट के अलोंग जो है वो मोमेंटम कंजर्व है, प्लेट के अलोंग मोमेंटम कंजर्व है, प्लेट के अलोंग पहले जितना मोमेंटम था फाइनल मोमेंटम भी उतना ही था, इसलिए। तो देखो बेटा एफ एक्स फोर्स इधर आएगा, तो इधर कंपोनेंट होगा एफ एक्स कॉस थीटा,
और एफ वाई फोर्स इधर आएगा, इसका इधर कंपोनेंट होगा एफ वाई साइन थीटा। आप एफ एक्स की और एफ वाई की वैल्यू रख लेना, तो एफ एक्स की वैल्यू एफ एन साइन थीटा रख दी, एफ वाई की वैल्यू एफ एन कॉस थीटा रख दी, तो जो टोटल फोर्स आया इधर डायरेक्शन में वो आया एफ एन साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर भी आया एफ एन कॉस थीटा साइन थीटा। दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो जब ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब अलोंग द प्लेन क्या रहेगा, आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और देखिए भैया इस पर क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, और किस में आया है, IAS में आया है, UPSC में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अ 2-dimensional jet of water is deflected by an inclined plate as shown in the figure. To determine the volume flow rates Q2 and Q3 in terms of the volume flow rate Q1, which one of the following assumptions could be made in the momentum equation? Assume V1 बराबर V2 बराबर V3। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ से एक जेट था जो V1 वेलोसिटी से इस प्लेट से टकराया, इधर गया V2 से और इधर गया V3 से। ये थिकनेस T1 T2 T3 वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, बट V1 V2 V3 क्या है, बराबर है। अब कह रहा है कि हमें इन दोनों डायरेक्शन में क्या करना है, डिस्चार्ज का रेशो फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग डिस्चार्ज का रेशो फाइंड आउट, अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज का रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो कह रहा है द नेट मोमेंटम फ्लक्स इन द डायरेक्शन, जो नेट मोमेंटम फ्लक्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में जीरो होगा, जल्दी से सोचकर बताइए, जल्दी से सोचकर बताइए। आंसर कीजिए भैया इसको, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट। सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। The net momentum flux in the direction of approaching flow is zero. Normal to the approaching flow direction is zero. Normal to the plate is zero. या in the direction of the plate is zero. चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। एक बात बताओ, नॉर्मल टू दी अप्रोचिंग फ्लो डायरेक्शन, फ्लो इस डायरेक्शन में था और फिर बाद में आप कह रहे हैं कि नॉर्मल ये अप्रोचिंग फ्लूइड है, तो आप कह रहे हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। भैया अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये प्लेट है और जब फ्लूइड हिट कर रहा है तो प्लेट के अलोंग, मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि प्लेट के अलोंग नेट फोर्स क्या है बेटा, जीरो। अगर प्लेट के अलोंग नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर जीरो। और बेटा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जीरो हो गया तो P1 माइनस P2 बराबर जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 बराबर P2। ठीक है, यानी कि प्लेट के अलोंग जो हुआ वो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। तो जो नेट मोमेंटम फ्लक्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेट जीरो है, प्लेट की डायरेक्शन में जीरो, प्लेट के नॉर्मल जीरो नहीं है, बिकॉज प्लेट के नॉर्मल तो फोर्स मिल रहा है। जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा, याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा उस डायरेक्शन में कभी भी नेट मोमेंटम जीरो नहीं होगा। तो अगर आपका जेट एक्स डायरेक्शन में था तो टकराने के बाद में आपको वाई डायरेक्शन में भी फोर्स मिल रहा है और एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स मिल रहा है। समझिए ध्यान से, आपका जेट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा था, जेट आ रहा था एक्स डायरेक्शन में। ये जो जेट है वो एक्स डायरेक्शन में, तो आपको एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स मिल रहा है और वाई डायरेक्शन में भी फोर्स मिल रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है क्या उसमें नेट मोमेंटम जीरो हो सकता है? नहीं। मुरलीधर वो तुक्का बाद में लगाना है बेटा, पहले कॉन्सेप्ट समझना है।
तो हम ये देख रहे हैं कि हमको एफ एक्स भी मिल रहा है और हमको एफ वाई भी मिल रहा है। तो जेट की डायरेक्शन में भी फोर्स है और जेट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स है, और अगर फोर्स है तो एफ बराबर होता है डीपी बाई डी टी, और किसी भी नंबर का डेरिवेटिव तभी जीरो होता है जब वो कांस्टेंट हो या जीरो। ठीक है, नेट मोमेंटम फ्लक्स मतलब मोमेंटम की ही बात है आपके लिए। ठीक है, मोमेंटम ही समझिए आप उसे। ठीक है बच्चे, तो इसलिए और नॉर्मल डायरेक्शन में भी आपको फोर्स मिल रहा है, केवल एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं मिल रहा, वो है प्लेट के अलोंग। वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया, वो मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। तो प्लेट के अलोंग वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। जल्दी बताइए, समझ में आ गई सबको ये वाली बात? वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। नेट आगे देखिएगा, अब हमें क्या करना है कि कुछ डिस्चार्ज इधर जाएगा और कुछ डिस्चार्ज इधर जाएगा। अब क्योंकि जो फ्लूइड है या जो जेट है वो सिमेट्रिकली स्ट्राइक नहीं कर रहा, इधर से एंगल अलग है और इधर से एंगल अलग है, तो दोनों साइडों में डिस्चार्ज सेम जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इंक्लाइन के केस में डॉट में जो वेलोसिटी है एम डॉट बी, बेटा उसको इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज ये डिस्चार्ज है, पानी तो सारा का सारा टकरा रहा है ना। डाउट समझिए इनका, ये कह रहे हैं कि सर हमने जब ये फॉर्मूला डेराइव किया एम डॉट वाला, ये एम डॉट डेल्टा वी, तो सर आपने यहां तो वी साइन थीटा रखा लेकिन यहां पर आपने वी रखा। बच्चे इसने बिकॉज एम डॉट जो है वो एक तरह का डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज तो सारा का सारा प्लेट से टकरा रहा है ना बेटा, डिस्चार्ज सारा का सारा प्लेट से टकरा रहा है। वो अलग बात है कि थोड़ा इधर जा रहा है थोड़ा इधर जा रहा है, तो डिस्चार्ज तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो चाहे टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो, ये मास तो पूरा का पूरा ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिएगा यहां पर लिखा भी है, इवन ही आपको पहले पढ़ाया हुआ है, अलोंग दी प्लेट एफ नॉट जीरो है तो डेल्टा पी जीरो है, P1 बराबर P2 है, P1 बराबर P2। तो P1 क्या था, इस डायरेक्शन में आपका रो क्यू वी कॉस थीटा, रो क्यू वी कॉस थीटा, यानी कि वही एम डॉट बी। और ये किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। देख लो आप, जब हमने यहां कंपोनेंट लिए थे इनिशियली, इसको देखो बेटा, इसको यहां से कॉपी करते हैं और यहां आगे ले जाते हैं। ये देखिए, जब ये फ्लूइड इसको हिट करने वाला था तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या था, v साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या था, v कॉस थीटा। तो वेलोसिटी कितना, v कॉस थीटा, और m डॉट कितना, रो इंटू क्यू। तो टोटल डिस्चार्ज रो क्यू आता, तो इस डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की डायरेक्शन, तो इसे क्या मान लेंगे, पॉजिटिव, तो रो क्यू v कॉस थीटा। और बाद में कितना हो गया, तो इस डायरेक्शन में कितना है, रो Q1 और इंटू वेलोसिटी, बिकॉज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v, और इस डायरेक्शन में कितना है, रो Q2 और इंटू क्या, वेलोसिटी v। तो यहां से हम देख रहे हैं कि रो ना मत कैंसिल हो गया, v कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला यहां से, एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई कि Q cos थीटा बराबर Q1 माइनस Q2, Q cos थीटा बराबर Q1 माइनस Q2, और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, Q बराबर Q1 प्लस Q2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा Q1 बराबर Q बाई टू 1 प्लस कॉस थीटा और Q2 बराबर Q बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो Q1 अपॉन Q2 क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर आपने ध्यान रखना है Q1 इधर है। अब एक इसको ऐसे भी समझ लो कि जिधर रट्टा मारने का तरीका देख लेना, एग्जाम में गलती ना हो इसके लिए, जिधर एंगल ज्यादा उधर डिस्चार्ज ज्यादा, जिधर एंगल ज्यादा उधर डिस्चार्ज ज्यादा, जिधर एंगल ज्यादा उधर
डिस्चार्ज ज़्यादा, ठीक है, उधर डिस्चार्ज ज़्यादा मिलेगा आपको। तो आप देख रहे हैं इधर एंगल कितना था, इधर एंगल छोटा एंगल था और ये वाला एंगल क्या है, ज़्यादा। तो Q1 की वैल्यू ज़्यादा है, Q2 की वैल्यू कम है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला बेटा ऑलरेडी करवा दिया, परपेंडिकुलर वाला ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है। अब देखिए इस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अ स्मूथ स्टेशनरी फ्लैट प्लेट इज हेल्ड एट थीटा डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द जेट। एक स्मूथ स्टेशनरी प्लेट है जो थीटा डिग्री पर है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द जेट। आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट द जेट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रीम्स Q1 एंड Q2, ठीक है। Q1 अप, देखो Q1 अपवर्ड एंड Q2 डाउनवर्ड। द रेशो ऑफ Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 का रेशो आपने पूछा, ठीक है भाई। तो क्या लगाएंगे आप, तो आप प्लेट ऐसा मानेंगे, ये प्लेट है और जेट ऐसे टकराया तो दिस एंगल इज थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपवर्ड, अपवर्ड कितना है Q1, तो ये वाला Q1 और ये आपका डाउनवर्ड, ये आपका होगा Q2। तो आंसर बी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताइए। तो इनक्लाइन का केस भी हो गया। अब इसको देखो, जरूरी नहीं आपसे इसी फॉर्म में पूछे, इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो। कॉस थीटा को आप लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और कॉस थीटा को ही लिखा जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों वैल्यूज ऊपर रखना, ये वाला कॉस थीटा का फॉर्मूला ऊपर रखना और ये वाला कॉस थीटा का फॉर्मूला नीचे रखना। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से ही पूछ सकता है, ठीक है। अगर उल्टा हो जाए, अगर मान लीजिए उल्टा हो जाए, इस तरीके का हो कि प्लेट आपको ऐसे दी हुई है, प्लेट आपको ऐसे दी हुई है और जेट आपका इस तरीके से हिट कर रहा है, दिस एंगल इज थीटा। देन याद रखना फिर Q1 ये वाला लिया जाएगा और Q2 ये वाला लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो एग्जाम में इस तरीके से गुगली भी कर सकता है आपके लिए। इस गुगली को ध्यान रखना है आपने, इस गुगली को ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। अब है इम्पैक्ट ऑन मूविंग प्लेट। अगर ये प्लेट मूव कर रही होगी तब कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मान लेते हैं प्लेट जो है वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है, u, और जेट हिट कर रहा है v वेलोसिटी से। तो भैया ट्रिक ये है कि यहाँ पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों को बताया हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऐड होती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए भैया, जैसे आप बाइक पर जा रहे हो v वेलोसिटी से और आप साथ में आपका दोस्त भी जा रहा है दूसरी बाइक पर v वेलोसिटी से, दोनों मान लो 40 kmph पे बतियाते हुए जा रहे हो, तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों आप रुके हुए आराम से बात करते हुए जा रहे हो, जैसे साथ में बैठे हो। तो इस समय में रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस वी क्या हो जाएगा, 0। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो आगे जा रहा है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट टकरा जाए। ये वेलोसिटी से जा रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड और ये जा रहा है आपका 6 मीटर पर सेकेंड से। एक दूसरे केस में ये हो सकता है ये इधर से जा रहा हो 10 मीटर पर सेकेंड पर और ये सामने से आ रहा हो 6 मीटर पर सेकेंड पर। अब आप समझ जाएंगे कि किसमें चोट जो है वो ज़्यादा लगेगी, कहाँ पर एक्सीडेंट खतरनाक होगा, ऊपर वाले केस में या नीचे वाले केस में।
आप कहेंगे सर नीचे वाले केस में खतरनाक होगा क्योंकि आमने सामने की टक्कर है, आमने सामने यानी कि अपोजिट। तो जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर उतना ही नुकसान होगा जितना मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा होता। तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो v माइनस यू कर देते हैं। इतना आपको ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी आपको आता है। ठीक है भैया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, ये बहुत टाइम हो गया है ना आप लोगों को पढ़े हुए, और ये डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा हवा में भी नहीं कर सकते ना कि स्पीड उड़ा दें, ठीक है, इसलिए। तो आप क्या करेंगे, अगर ये प्लेट मूविंग है तो इसको हम लोग स्टेशनरी प्लेट में कन्वर्ट कर देंगे, और स्टेशनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जेट की वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी क्या कर देंगे, माइनस। अगर अपोजिट में होता तो क्या कर देते, प्लस कर देते। अपोजिट में कर देते तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है बेटा, तो अब हम ये मानकर चलेंगे कि प्लेट आपकी स्टेशनरी हो गई, प्लेट आपकी स्टेशनरी होगी और जेट आपका टकरा रहा है v माइनस यू वेलोसिटी से, v माइनस यू वेलोसिटी से। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था रो ए वी स्क्वायर, वहां पर v की जगह आप रिलेटिव वेलोसिटी पुट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी पुट कर दीजिएगा। तो यहां पर रहेगा रो ए वी रिलेटिव का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर, v माइनस यू का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर वेलोसिटी में दोनों पर फर्क पड़ा, दोनों पर फर्क पड़ा, रिलेटिव वेलोसिटी पर भी फर्क पड़ा, सॉरी वेलोसिटी भी फर्क पड़ा और डिस्चार्ज पर भी फर्क पड़ा। क्यों, तो मैंने होली वाला एग्जांपल आपको दिया था कि कोई बच्चा है वो किसी को पिचकारी से रंग रहा है, तो अगर वो पर्सन सीधा खड़ा हुआ है तो सारा का सारा रंग उसके ऊपर गिरेगा, लेकिन वो पर्सन अगर भाग रहा है तो पिचकारी का सारा रंग उस पर नहीं गिरेगा, कम गिरेगा। कितना गिरेगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी से जा रहा है उतना ही जा पाएगा। ठीक है, उतना ही जा पाएगा। क्लियर होगी बात। तो एफ पी हो गया रो ए। अब आप इसको समझ गए। अब देखिए पावर क्या होगी, पावर होगी फोर्स ऑन प्लेट और इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। याद रखिएगा, अब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी मत लगा देना, यहां पर वेलोसिटी ऑफ प्लेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स आपके पास आ गया ये, और उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। ठीक है, ये आ गया। अब इसी को आप इस तरह से भी कर सकते थे, एफ बराबर एम डॉट डेल्टा वी। तो जो एम डॉट होगा वो होगा रो क्यू, और डेल्टा वी क्या, इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू और फाइनल वेलोसिटी 0। अब यहां पर देखिए डिस्चार्ज कैलकुलेट करते समय भी रिलेटिव वेलोसिटी रखी जाएगी, रखी जाएगी। ठीक है, चलिए, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से मूविंग इंक्लाइन प्लेट होगी तो क्या होगा, इसमें भी सेम चीज होगी। जो जो फॉर्मूले हमारे पास थे हर जगह पर आप रिलेटिव वेलोसिटी रख देंगे। तो नॉर्मल फोर्स क्या था, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा था, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी रख दीजिएगा। नॉर्मल फोर्स रहेगा रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा। अब एक कभी कभी ये भी सवाल आया हुआ है एग्जाम में, अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। सवाल ये है कि एक ये प्लेट है जो यहाँ पर हिंज है, हिंज करने का मतलब है कि ये जो प्लेट है वो रोटेट करने को क्या है, फ्री है। ये प्लेट क्या है आपके, रोटेट करने को इस तरीके से क्या है, फ्री है। ठीक है बेटा, तो जब ये जेट इस पर हिट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से किसी इंक्लाइन पोजीशन में आ जाएगी। अब क्या होगा, जो जेट है वो इस पर क्या मोमेंट लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका जो वेट है वो कैसा मोमेंट लगाएगा, क्लॉकवाइज। तो जिस पोजीशन पर, पहले याद रखिएगा इस केस में वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा है, इस केस में वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा है, तो वेट का मोमेंट तो 0 हो गया, यानी कि रजिस्टिंग मोमेंट 0 है। लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो लग रहा है बट क्लॉकवाइज मोमेंट 0 है। लेकिन जब ये प्लेट इस तरीके से आ जाएगी, अब इस केस में W यहां पर लगेगा, तो अब यहां से हमें कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। तो अगर जेट का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वेट का मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और जिस थीटा पर बैलेंस करेंगे वही क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाएगी। तो आपसे थीटा भी पूछ सकता है, और भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पर फायदा हमारा क्या होगा कि जब ये बेटा इस तरीके से इंक्लाइन हो जाता है तो ये कुछ नहीं, इट इज नथिंग बट अ स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट।
तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था एफ एन रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा वही लग जाएगा। एफ एन बराबर रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा ही हमारा यहां पर लग जाएगा। अरे ये वाली प्लेट तो अब इस समय वर्टिकल है ना, ये वाली प्लेट अब इस समय वर्टिकल है, समझ गए तनुज जी? मूविंग इंक्लाइन, अरे बेटा कुछ नहीं करना, तरीका याद रखो, वेलोसिटी में क्या कर देना, रिलेटिव वेलोसिटी रख देना, रिलेटिव वेलोसिटी रख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इस वाले डायग्राम में आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, बट फिर मैं बता रहा हूं आपको। पहले ये वाला डायग्राम आप देखो कि एक प्लेट है इस तरह से, एक इस तरह से प्लेट है, जेट यहां पर हिट करेगा, आपका जेट आपका यहां पर इस तरह से हिट करेगा, ठीक है। अब ये नई पोजीशन में पहुंच जाएगा, तो जहां पर ये ए पॉइंट था अब ये पॉइंट ए डैश पर पहुंच जाएगा। अब याद रखिएगा कि ये वाला एंगल हमने यहां पर थीटा लिया हुआ है, और ये नई कंडीशन में ये वाला एंगल थीटा डैश। वैसे मैंने गलती कर दी, उस समय पर मुझे इस वाले एंगल को ही थीटा रखना चाहिए था और इस एंगल को थीटा डैश, बट अब जो हो गया सो हो गया। बेटा जब ये प्लेट यहां पर रुक जाएगी तब तो उस समय स्टेशनरी हो जाएगी ना। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से भी करवा देंगे, डोंट वरी। बेटा देखो अभी स्टार्टिंग में ये मूव करेगी, लेकिन जो इसकी फाइनल पोजीशन होगी उस फाइनल पोजीशन में तो स्टेशनरी हो जाएगी ना, उस फाइनल पोजीशन में तो रुक जाएगी ना। तो ये यहां से यहां तक जाने में मूव करेगी, उसके बाद में यहां पर जाके रुक जाएगी। तो हम इसको कब स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, जिस समय ये रुकी हुई है। तो रुकी हुई कंडीशन में यहां पर है, रुकी हुई कंडीशन में आपके पास यहां पर है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से जेट यहाँ पर जाके टकरा रहा था, ये आपका नॉर्मल फोर्स हो गया, यहाँ पर ये W हो गया, ये डिस्टेंस आपके पास x हो जाएगी। अब ये वाला डायग्राम आपके लिए बहुत हौच पौच होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए आपको मैंने एक लाइन डायग्राम बना रखा है, हम इस लाइन डायग्राम की बात करेंगे, इसमें समझेंगे। यहाँ से आपका बहुत ईजी हो जाएगा। ये प्लेट की इनिशियल पोजिशन थी, ये प्लेट की क्या थी बच्चे, इनिशियल पोजिशन ग्रीन वाली, और ये येलो वाली क्या है, फाइनल पोजिशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या है, एंगल थीटा है। अब ये जेट की डायरेक्शन है, तो जेट तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है, जेट तो ऐसे ही जाएगा। तो इस समय जेट कितना एंगल बना रहा है, थीटा डैश, थीटा डैश एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये लगेगा आपका क्या, नॉर्मल फोर्स, ये आपका लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और याद रखिएगा जब हमने नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट किया था तो ये छोटा वाला एंगल लिया था इधर वाला, ना कि बड़ा वाला एंगल, तो ये थीटा डैश आएगा कैलकुलेशन में। अब यहां पर याद रखिएगा कि इस नॉर्मल फोर्स की वजह से इसके अबाउट जो मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स इनटू ये डिस्टेंस y, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वेट कहां लगेगा बेटा, W यहां पर लगेगा, वेट कहां लगेगा, W मान लो आपका यहां पर लगेगा। तो W की वजह से जो मोमेंट आएगा वो ये डिस्टेंस होगी क्या आपके पास, x। तो हमें यहां पर ये दो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, एक तो x और दूसरा क्या आपका y, एक तो x और दूसरा क्या आपका y। अब देखिएगा इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज y, तो मैं कह सकता हूं y cos थीटा बराबर l/2, y cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो y बराबर क्या देगा, l/2 अपॉन cos थीटा। तो यहां से आप y को लिख सकते हो, आप y को लिख सकते हैं क्या, l/2 cos थीटा। इसी तरीके से अब आप लिख सकते हो y साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, y साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, या आप टेन थीटा का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, टेन थीटा का भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, या टेन थीटा ही लगा दो सीधे सीधे। यहां पर आप टेन थीटा बराबर क्या लगाएंगे, टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन l/2, तो x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, l/2 टेन थीटा। अब आपके पास क्या आ गया, बेटा आप ये समझिए यहां से वेट जो जा रहा है वो आपका इस तरह से है, ठीक है। एक सेकेंड और देख लो आप, एक सेकेंड, ठीक, एक सेकेंड, हाँ
इसको अभी रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं एक सेकंड। वेट एक्चुअली सेंट्रॉइड पर लगेगा, वेट एक्चुअली कहां लगेगा, सेंट्रॉइड पर लगेगा। ये देख लीजिए यहां पे पहले कर रखा है, तो वेट आपका कहां लग रहा है, यहां सेंट्रॉइड पर लग रहा है। ये डायग्राम थोड़ा सा ना हौच पौच है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको दोबारा बना लेंगे। तो वेट हमारा कहां लगेगा, सेंट्रॉइड पे लगेगा। चलो उसी डायग्राम में कर देता हूं। इस डायग्राम को मैं यहां से क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं। दोबारा से यहां, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं ताकि इससे कंफ्यूजन ना हो, और इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ये सब हटा दें यहां से। अब वेट जो लगेगा आपका, बिल्कुल सही बात है, वेट लगेगा सर जी L/2 पर, CG पर, यहां लगेगा, ये लगेगा W आपका, दिस इज W एंड दिस डिस्टेंस इज L/2, और ये आपके पास हो जाएगा यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस होगी आपके पास x, ठीक है। अब आप यहां से निकाल लीजिएगा, x इज इक्वल्स टू रहेगा आपके पास L/2 साइन थीटा, L/2। अब आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया, तो y आ गया आपके पास अभी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू अविनाश जी इस वाले पॉइंट को फिगर आउट करने के लिए, ठीक है बच्चे। आप बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी बताइए। अब आपका काम क्या रहेगा कि इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल फोर्स का और W का मोमेंट आप लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, L/2, ठीक है मोहित, अभी ठीक हो गया ना। चलिए ठीक है, तो इस पर फटाफट एक क्वेश्चन कर लें, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फिलहाल ये देख लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आगे की ओर। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जो जेट की वजह से हम जो फोर्स लेंगे तो उसमें आपको एंगल जो है वो ये वाला रखना है, थीटा डैश, ठीक है, ना कि ये वाला थीटा, ना कि ये वाला थीटा। समझ नहीं आ रहा है एक्स एंड वाई, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बेटा बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि सर मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल आगुण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब बेटा ये जो नॉर्मल फोर्स है वो प्लेट के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो अगर जो मोमेंट लेना है हमें इस पॉइंट के अबाउट लेना है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, तो बेटा यहाँ से जब ये इस तरीके से है तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये y ही होगी ना, y। अब ये एंगल अगर थीटा मुझे मालूम है जहाँ पर प्लेट रुकी हुई है, तो क्या मैं इस वाले ट्राइंगल से यार y नहीं निकाल सकता, कक्षा 9 की ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। या तो इस ट्राइंगल में आप cos थीटा ले लो, नहीं तो आपको कॉम्पोनेंट लेना आता है इस y का, इधर कॉम्पोनेंट क्या होगा, ये y साइन थीटा होगा, और ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, y cos थीटा। तो y cos थीटा बराबर क्या, L/2, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, L/2 अपॉन cos थीटा, इतना हो गया। अब जो वेट है वो गलती हम लोग ये कर देते हैं कि यहाँ पर लगाते, यहाँ नहीं, वेट लगेगा इसके सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, L/2 पर। तो यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर हमने वेट लगा दिया नीचे की ओर। ऐसा हमने मैकेनिक्स में किया था, सीढ़ी वाली प्रॉब्लम है, लैडर वाली प्रॉब्लम याद है, सीढ़ी में जिन्होंने भी पढ़ रखा होगा मैकेनिक्स में, W यहाँ से। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, वर्टिकली है, तो यहां से यहां तक की वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, x, यानी कि ये वाली डिस्टेंस। अब ये कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी बेटा इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, ठीक है, इस ट्राइंगल में। तो x क्या हो जाएगा, L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा, सही है, ये हो गया। इनफैक्ट लो ये पहले भी कर रखा है, ठीक है, इनफैक्ट ये पहले से यहाँ पर कर रखा है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर लगाकर दिखाया हुआ है, एक स्लाइड और आगे बढ़ने की देर थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखिए बेटा Fn इंटू वाई बराबर W इंटू एक्स कर देना, नॉर्मल फोर्स क्या है, रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा डैश, और इंटू क्या, y की वैल्यू L/2 अपॉन कॉस थीटा।
और W इंटू एक्स की वैल्यू क्या रख दी हमने, L/2 साइन थीटा रख दी। थीटा डैश की वैल्यू जो होगी वो 90 माइनस थीटा होगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये खत्म हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, रो ए वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। साइन थीटा क्या आ गया, रो ए वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। इतना आ गया। ठीक है, अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं फटाफट आपके लिए। जिनको भी अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फटाफट समझ लीजिएगा एक वन लास्ट टाइम। ये एक प्लेट थी, ये एक प्लेट थी जिस पर यहां पर जेट हिट कर रहा था, और ये प्लेट इस पॉइंट पर हिंज थी। बाद में ये प्लेट क्या हो गई, इस पॉइंट के अबाउट टेढ़ी हो गई इस तरीके से। ये इनिशियल डायरेक्शन थी। ठीक है, अब जो जेट पहले ऐसे जा रहा था वो जेट भैया अभी भी यहां पर हिट करेगा इस तरह से। दिस एंगल इज थीटा डैश, दिस एंगल इज थीटा। फिर आपको ये बताया कि ये जो जेट है, इस जेट की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस तरह से, एफ नॉर्मल, जो इसको कैसा घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर बेटा डब्ल्यू आएगा, वो डब्ल्यू की वजह से जो मोमेंट आएगा वो कैसा आएगा आपके पास, क्लॉकवाइज। बस इन दोनों मोमेंट को इक्वल करना है। दोनों मोमेंट को इक्वल करने के लिए फोर्स हमें मालूम है, डिस्टेंस से चाहिए, प्रॉब्लम इज सॉल्व। फटाफट इस पर आए हुआ एक क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट खुद से। एक बार कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अब देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया, लेकिन आपको भी मालूम है कि ऑब्जेक्टिव में अगर कोई करने बैठ गया तो हो गया, जब तक आपने इसको पहले से नहीं कर रखा होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपको गिवन है डेटा वो सारा डेटा लिख डालिए। जो भी डेटा आपको गिवन है वो सारा डेटा क्या है, लिख डालिए। स्किप नहीं करना है, आप सवाल देखो तो सही, सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, साइन 20 कॉस 20 सब कुछ तो आपको गिवन है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। A rectangular plate weighing 5 kg। सबसे पहले क्या कीजिए, W ले लीजिए। W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 5 kg। इज सस्पेंडेड बाय अ हिंज ऑन द टॉप हॉरिजॉन्टल एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G ऑफ द प्लेट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज्ड एंड। ठीक है, यानी कि L/2 की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से आपके पास लेंथ आ जाएगा। अ हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर ऑफ एरिया, वाटर का जो एरिया दे रखा है जेट का वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। बाद में सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बात। हुज एक्सिस इज 15 सेंटीमीटर बिलो द हिंज, यानी कि आपको सीधे सीधे क्या दे रखा है, बेसिकली आपको y की वैल्यू दे रखी है, आपको y दे रखा है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हिंज है ना।
इस तरह से प्लेट है। तो CG आपको यहाँ दे रखा है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर, और जेट इसको कहीं यहाँ हीट कर रहा है इस तरह से, और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, हाँ नहीं इमेज से तो अच्छा समझाए। ओके, विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कह रहा है कितनी है v मीटर पर सेकेंड। इन दिस कंडीशन द प्लेट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वर्टिकल बाई 20 डिग्री। तो वर्टिकल से जो एंगल है आपके पास थीटा, वो दे रखा है 20 डिग्री। तो बेटा थीटा डैश कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल वो कितना हो जाएगा आपके पास 70 डिग्री। व्हाट विल बी दी जेट वेलोसिटी, जेट की वेलोसिटी आपसे पूछी हुई है, जेट वेलोसिटी आपसे पूछी हुई है। ठीक है, चलिए कर देते हैं इसको। तो आप क्या करेंगे, ठीक है पहले डेटा लिख लो आप फटाफट, जल्दी से डेटा आप लोग भी लिख लीजिए अपने पास। अब y तो आपके पास ऑलरेडी है, x की वैल्यू आप और लिख लो, x की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास L/2 साइन थीटा, L/2 आपको ऑलरेडी दे रखा है 10, और ये साइन थीटा यानी कि कितना हो जाएगा साइन 20 हो जाएगा। आंसर भी आ गया है काफ़ी स्टूडेंट का, और लगभग ऑलमोस्ट सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही करेंगे। लिख लिया सभी ने? तो देखो बेटा सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकाल लीजिएगा। नॉर्मल फोर्स क्या है आपके पास, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। रो आपको मालूम है, ए आपको मालूम है, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है। तो ये सारी वैल्यूज रख दीजिएगा। रो की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1000 इंटू एरिया आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप कर लीजिएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ और वी स्क्वायर, और साइन थीटा यानी कि साइन कितना 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, 20 नहीं साइन 70 डिग्री, क्योंकि थीटा नहीं, यहाँ पर थीटा डैश रखा जाएगा। अब यार साइन 70 तो मुझे मालूम नहीं है, साइन 70 तो मुझे मालूम नहीं है, तो क्या मैं साइन 70 को कॉस 20 लिख सकता हूँ? क्या मैं साइन 70 को कॉस 20 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो आप नॉर्मल फोर्स ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4698 वी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। थैंक यू अंकुर सर, थैंक यू। तो हमारे बचपन के मित्र जो हैं वो इस समय ऑनलाइन है, लाइव देख रहे हैं। अंकुर जी कैसी हालत है आपकी, जॉइंडिस वगैरह ठीक हुआ या नहीं हुआ अभी? ठीक है भैया, नॉर्मल फोर्स आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, मोमेंट को जीरो करेंगे। तो मोमेंट जीरो करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, W इंटू एक्स बराबर FN इंटू वाई कर दीजिएगा। x आपको मालूम है, y आपको मालूम है, सारी वैल्यूज रख दीजिएगा, वेलोसिटी रहेगी, और ये आनी चाहिए आपके पास 4.77 मीटर पर सेकेंड। सर बेटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं साइन 70 को क्या साइन 90 माइनस 20 नहीं लिख सकता? और अगर साइन 90 माइनस 20 लिखूंगा तो क्या इसे कॉस 20 नहीं लिख सकता? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भैया। देखो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट को सीख रखा है, अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट सीख रखा है, उस पर एक सवाल कर लेते तो वो हो जाएगा। बाकी एग्जाम में करना ना करना आपकी चॉइस है, टाइम मिलेगा तभी करना है, अदरवाइज हमें नहीं करना है। लेकिन हमने कोई थ्योरी पढ़ी है तो उस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन कर लिया। चलो भाई बढ़िया है, ध्यान रखियो अपना। ठीक है,
यहाँ तक किसी को दिक्कत? W आपको मालूम है, X आपको मालूम है, FN आपको मालूम है, Y आपको मालूम है, सारी वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो W इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 10 sin 20 हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप W का कॉम्पोनेंट ले लो या लेंथ का कॉम्पोनेंट। ये आपका FN हो गया। ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। सॉल्व करने के बाद में निकाल दीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये PDF मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि बच्चे जब ये यहां पर, इसका मतलब आपने थ्योरी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चे जिस समय ये प्लेट ऐसे थी और इस पॉइंट के अबाउट जब ये रोटेट कर गई इस एंगल पर, तो सोचो जब ये यहां से यहां तक रोटेट होकर गई तो यहां पर क्यों रुक गई? यहां पर इसलिए रुक गई क्योंकि जो जेट लग रहा है, उस जेट का जो फोर्स है, जो कहां लग रहा है? नॉर्मल फोर्स, इस तरह से, ये नॉर्मल फोर्स, इस नॉर्मल फोर्स की वजह से यहां पर जो मोमेंट लग रहा है वो क्या लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज नॉर्मल फोर्स FN इंटू वाई, और वेट लग रहा है आपके पास W यहां पर, और W और इंटू दिस डिस्टेंस इज X। इसकी वजह से मोमेंट क्या लग रहा है बेटा? क्लॉकवाइज, W इंटू एक्स। नाउ फॉर इक्वेलिब्रियम, यार पूरा का पूरा सोम आपने पढ़ लिया। इक्वेलिब्रियम के लिए आपको मालूम है जिस तरह से सिग्मा F 0 होता है, उसी तरह से सिग्मा M भी 0 होना चाहिए। तो बेटा इसके अबाउट जब मैं मोमेंट को 0 करूंगा तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या? क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है? FN इंटू वाई, और क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है? W इंटू एक्स। सारी की सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, सारी की सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। हाँ, करना ना करना बात की बात है, सिखाना तो है, बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, बहुत से स्टूडेंट का आंसर अभी क्या कर लीजिएगा सब लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक ही कॉन्सेप्ट पर इतनी देर तक नहीं रह सकते, चलिए कीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट इंपॉर्ट, अच्छा एक मिनट, अभी क्वेश्चंस और भी है, क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं। पहले फ्लैट प्लेट के शायद कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, उनको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए रवैया जल्दी से। चलिए बाकी फ्लैट प्लेट का कोई क्वेश्चन आएगा तो आगे करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन फ्लैट प्लेट के कर लिए हैं। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। फ्लैट प्लेट अगर मूविंग है तो उसका भी क्वेश्चन कर लिया। फ्लैट प्लेट अगर ठीक है स्टेशनरी तब भी कर लिया। डिस्चार्ज किस रेशो में जा रहा है वो भी कर लिया। अगर वो हिंज है तो उसका इक्विलिब्रियम के लिए भी कर लिया। ठीक है, चलिए अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स ऑन कर्व्ड वेन्स ब्लेड, जहां से आपका टरबाइन वाला पार्ट बेसिकली स्टार्ट होता है, जहां से टरबाइन वाला पार्ट जो वो बेसिकली क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, कर्व्ड वेन्स है। ठीक, कर्व्ड वेन्स जो हैं आपको देख लीजिएगा पहले। देखिए हमें दो तरह की टरबाइन पढ़नी होती है, एक तो इम्पल्स टरबाइन और दूसरा हमारा रिएक्शन टरबाइन। तो ये इम्पल्स टरबाइन यानी कि पेल्टन व्हील टरबाइन होती है। तो यहाँ पर आपको इनको वेन्स बोलते हैं, जहाँ पर जाकर वाटर क्या करता है? हिट। तो यहाँ पर जब जेट हिट करेगा तो ये इसके अबाउट क्या करेगा? रोटेट करेगा। इसी तरीके से ये भी वेन्स होती हैं, जब यहाँ पर वाटर क्या करता है? स्लाइड करता है। तो वाटर जब स्लाइड करता है तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है, जिससे एक टॉर्क क्रिएट होता है और उसे रिएक्शन टरबाइन क्या करती हैं? रोटेट करती हैं। तो इन दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं? कर्व्ड वेन्स देख रहे हैं। तो अगर हमें बाद में चलकर आगे चलकर इनकी अगर थ्योरी समझनी है तो कर्व्ड वेन पर फ्लूइड के स्ट्राइक करने पर क्या बिहेवियर होता है हमें उसको करना है। वेलोसिटी ट्रायंगल अभी स्टार्ट होगा, अभी कहाँ खत्म हो जाएगा बालक, अभी तो स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी हम चीजों को समझेंगे फटाफट। अब देखिए सबसे पहले क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट। तो ये जो कर्व प्लेट है इसको हम लोग वेन भी बोलते हैं।
मिस्टर वेन, ठीक है, बैटमैन। तो इस पर जब ये जेट स्ट्राइक करेगा तो क्या करता है, इस पर ये इस तरीके से स्लिप करता है टेंजेंशियली। यहाँ भी हम लोग फ्रिक्शनलेस मानेंगे और सिमेट्री करें तो मान कर चलेंगे वेलोसिटी v से इधर जाएगा, वेलोसिटी v से इधर जाएगा फॉर शॉकलेस एग्जिट। ये मैंने बताया भी था, वो जो झूला होता है पार्क में जिसमें बच्चा फिसलता है, तो जब वो एग्जिट करता है झूले को तो टेंजेंशियली करता है, अदरवाइज तुम समझ रहे हो उसका क्या हाल होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जब इस तरह से जाएगा तो इस पर ग्लाइड करता हुआ ये इस थीटा एंगल पर यहाँ से निकलेगा इस तरीके से, ऐसे ही इधर से निकलेगा। तो इस पॉइंट पर ये जो v वेलोसिटी है ये x डायरेक्शन से मान लीजिए एंगल थीटा बना रही है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में क्या होगा v cos थीटा और इधर क्या होगा v sin थीटा। इसी तरीके से जब वेलोसिटी इधर आएगी इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इधर क्या होगा v cos थीटा और इधर क्या होगा v sin थीटा, ठीक है। हाँ, अब याद रखिएगा मैंने ये बोला था कि यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल जाएंगे, उनमें से ही कुछ पार्टिकल इधर जाएंगे, कुछ पार्टिकल इधर जाएंगे। तो बेटा जब यहाँ पर एक पार्टिकल हिट करेगा तो वो एक पार्टिकल या तो इधर ही जाएगा या फिर इधर ही जाएगा, इसलिए आपको टोटल मोमेंटम देखने की जरूरत नहीं है। आप या तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लगा दो या इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लगा दो। अगर आप टोटल को देखोगे तो उस केस में फिर आपको दो पार्टिकल्स एज्यूम करने पड़ेंगे कि भाई एक इधर चला गया एक इधर चला गया, यानी कि अगर टोटल डिस्चार्ज Q जा रहा है तो Q/2 इधर मानेंगे और Q/2 इधर मानेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग, Fx बराबर m डॉट डेल्टा वी, m डॉट डेल्टा वी। तो m डॉट क्या हो जाएगा रो इंटू क्यू, रो क्यू। डेल्टा वी क्या होगा x डायरेक्शन में, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है माइनस v cos थीटा। क्यों, क्योंकि इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी तो इधर की डायरेक्शन क्या लेंगे नेगेटिव, y से हमें कोई मतलब नहीं है। तो रो क्यू इंटू वी माइनस माइनस का v cos थीटा और q को आप क्या रखोगे ए बी और b यहां से बाहर आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास रो ए बी स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। अब देखो बेटा अगर ये फ्लैट प्लेट होती, फ्लैट प्लेट होती तो थीटा की वैल्यू कितनी होती 90, तो cos 90 यहां पे रख दूंगा 0, तो फॉर्मूला आपका फ्लैट प्लेट वाला ही बन जाएगा, फॉर्मूला आपका फ्लैट प्लेट वाला ही बन जाएगा। तो एग्जाम में जब सवाल आएगा तो ऑप्शन तो सामने रहेंगे ना, इनमें से कौन सा है, तो आप क्या करना थीटा की वैल्यू 90 रख देना। क्यों, क्योंकि अगर ये फ्लैट प्लेट होती तो ये वाला एंगल कितना होता, भाई वेलोसिटी फिर इस डायरेक्शन में होती, एंगल 90 होता, cos 90 0 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर भूल भी जाओ तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे एफ वाई। अब देखो वाई डायरेक्शन में देखना चाहोगे तो m डॉट डेल्टा वी, m डॉट डेल्टा वी, तो रो क्यू। अब देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी 0 माइनस v साइन थीटा, तो y डायरेक्शन में फोर्स आया माइनस का रो क्यू v साइन थीटा। माइनस का मतलब कि फोर्स इधर डायरेक्शन में लग रहा है। अब बेटा याद रखना ये हमने केवल इस पॉइंट पर लिया है, तो इस पॉइंट पर अगर फोर्स इधर लग रहा है तो इस पॉइंट पर फोर्स इधर लगेगा, तो हम ये देखेंगे नेट फोर्स क्या आएगा 0। तो नेट फोर्स 0 है लेकिन शॉक लगेगा, झटका यहां पर थोड़ा सा लगेगा इस वाई कंपोनेंट की वजह से। ये बात कितनों को समझ में आती है। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बट जितना फोर्स यहां लगेगा उतना ही यहां लगेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। सो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में क्या आएगा 0, नेट फोर्स 0 आएगा। इसको ऐसे कर सकते हो कि वाई डायरेक्शन में जब मैं फोर्स निकालूंगा तो इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी, माइनस फाइनली क्या हो गया, फाइनल वैल्यू क्या हो गई, ये रो क्यू बाई 2 आधा डिस्चार्ज v साइन थीटा, ऊपर वाली डायरेक्शन में प्लस ले लिया, अपोजिट डायरेक्शन में रो इंटू क्यू बाई 2 साइन थीटा, ये निगेटिव ले लिया और इससे ये भी क्या हो गया कैंसिल। तो जितना डिस्चार्ज इनिशियल उतना ही डिस्चार्ज फाइनल, वैल्यू आ गई 0, वैल्यू आ गई 0, ठीक है, वैल्यू आ गई 0। तो ये सब आपको पहले बता रखा है, ठीक है, कि ये देखो कैसे बच्चा जो है वो इस तरह से जाता है, सीधे सीधे जाएगा तो बहुत चोट लगेगी, ठीक है, बहुत चोट लगेगी। चलिए अब इस पर फटाफट एक सवाल करते हैं, जल्दी से आए हुआ आपके एग्जाम में। देखिए रहा यही सवाल है क्या, ये सवाल पढ़िए जल्दी से।
द फोर्स exerted by a jet of water on a stationary curved plate in the direction of jet is equal to, ये एक स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट है जिस पर जेट हिट कर रहा है और कह रहा है जेट की डायरेक्शन में फोर्स बताओ। तो आंसर आपको मालूम है, अभी प्रूफ किया। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता तो क्या करते कि सर जी अगर हम इसको एक फ्लैट प्लेट में कन्वर्ट करना होता तो थीटा की वैल्यू कितनी होती, 90, कॉस 90 0, तो आपके पास रो ए बी स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। भूल जाओ, इन केस आप भूल जाओ तो ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट केस हमें करना है, जेट स्ट्राइक्स एट वन एंड टेंजेंशियली। जब जेट क्या करेगा, यहां पर ये वेन है फिक्स्ड और इस पर टेंजेंशियली हिट करेगा। क्या करेगा, टेंजेंशियली हिट करेगा। ठीक है, इसको हमने देखना है। मनीष सिंह वघेल भैया नज़र मत लगाइए, बड़ी मुश्किल से चल रहा है सिस्टम। कल क्लास में क्या हुआ था आपको भी मालूम है ना, स्टार्टिंग में 4 इवेंट बनाने पड़े, बहुत बफरिंग हुई थी। बट आज जरा सा बस ये है कि ये क्योंकि अभी वो कैमरा ऑन नहीं किया है, इस वजह से थोड़ा सा चल रहा है। ठीक है, तो देखिए भैया अभी ये यहाँ से क्या चाह रहा है, इस तरह से ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल है। तो जब ये टेंजेंशियली जाएगा और ये फ्रिक्शन लेस होगा तो जिस वेलोसिटी से एंटर करता है उसी वेलोसिटी से क्या करता है बेटा, ये एग्जिट करता है, एग्जिट करता है। अब मान लीजिए ये एंगल थीटा है, थीटा है, तो यहाँ से भी क्योंकि सिमेट्रिकली जा रहा है तो यहाँ से थीटा एंगल ही पर ही क्या करेगा, एग्जिट करेगा। ठीक है, सिमेट्रिकल वेन है। तो अब इस v के 2 कंपोनेंट लेंगे, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। तो बेटा x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, v cos थीटा, और जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v sin थीटा। इसी तरीके से जब ये यहां जाएगा तो इस v का x डायरेक्शन में कंपोनेंट v cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इधर क्या होगा, v sin थीटा। अब आप देखो y डायरेक्शन में पहले भी v sin थीटा और बाद में भी v sin थीटा। y डायरेक्शन में देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, सो देयर इज नो फोर्स इन दी y डायरेक्शन। लेकिन x डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, यहां पर v cos थीटा, और यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो fx बराबर क्या होगा, m डॉट डेल्टा v। तो m डॉट रो क्यू लिख देंगे, डेल्टा v क्या होगा, इनिशियली v cos थीटा माइनस माइनस का v cos थीटा, माइनस का v cos थीटा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर बन जाएगा 2b cos थीटा, और ये है रो ए बी, रो ए बी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, 2 रो ए बी स्क्वायर cos थीटा। fx की वैल्यू आ गई 2 रो ए बी स्क्वायर cos थीटा। किसी को कोई दिक्कत? अभी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन याद नहीं भी रखोगे तो एग्जाम में ये आधे मिनट के अंदर डराइव करने लायक है। ठीक है, डराइव करने के लायक है, फटाफट कर सकते हो। एक प्लेट बनाओ, वेलोसिटी यहाँ ले जाओ, वहाँ y वाला कंपोनेंट खत्म, x वाला कंपोनेंट का डबल कर दो, सिंपल सी बात है। एफ वाई आपका क्या है, 0 है, एफ वाई क्या है, 0। अब बात आती है सर अगर ये वेन्स मूविंग होंगी तो क्या होगा। अगर मूविंग वेन्स होंगी बच्चे तो ये u वेलोसिटी से जा रही है और ये v से, तो वही ट्रिक लगाएंगे, इसको क्या कर देंगे, स्टेशनरी कर देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू हो जाएगी। तो जहां जहां पर, ठीक है, तो p बराबर एफ एक्स इंटू यू, सॉरी पावर, पहले यहीं आ जाओ। तो क्या था फॉर्मूला, रो ए बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा था। बस जहां पर v है वहां पर क्या कर देंगे बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर होगा रो ए बी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा। और पावर के लिए आपको मालूम है क्या करेंगे, u से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर बराबर होगा एफ एक्स इंटू यू। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये आपके पास आ गई, रो ए बी माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू यू से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट। बेकार तो है लेकिन करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज इनपुट। आज आप लोग 7 बनाए रखिएगा, चाहे 12 बज जाए, इसको आज की क्लास में खत्म कर देंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, और थोड़ा सा पीछे का देख कर आओगे तो और अच्छा रहेगा, और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखना बेटा, कौन सा फॉर्मूला किसके लिए, ये फॉर्मूला क्या है, सिमेट्रिक वेन के लिए है, सिमेट्रिक वेन के लिए। ठीक, अब इनपुट क्या होता है, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर यूनिट टाइम। तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट टाइम मतलब हाफ एम डॉट वी स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा, हाफ एम डॉट वी स्क्वायर।
एम डॉट क्या है, रो ए बी, तो ये रहेगा हाफ रो ए वी क्यू, हाफ रो ए वी क्यू। भैया कभी कभी बड़े सवाल में छोटा सा पॉइंट भी पूछ लेता है, यही पूछ लेगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना होता है, तो हाफ रो ए वी क्यूब होता है, हाफ एम डॉट वी स्क्वायर। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल दीजिए। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट है रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ई यू, और इनपुट हाफ रो ए वी क्यूब, तो रो ए से रो ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ईटा की वैल्यू ये आ गई एफिशिएंसी की, 2u वी माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन वी क्यूब। अब मैं नहीं कहूँगा तुम इसे याद करो, मैं नहीं कहूँगा याद करो, लेकिन इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, नाउ फॉर ईटा मैक्स, ईटा मैक्स के लिए क्या होगा, डी ईटा अपॉन डी यू बराबर 0। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब देखो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करके यू से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके 0 करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा v माइनस यू बराबर 0 और एक होगा v माइनस 3u बराबर 0। तो v बराबर u यानी कि जिस वेलोसिटी से जेट जा रहा है उसी वेलोसिटी से क्या है आपका बकेट जा रहा है। अब मैंने आपको बहुत बार पहले भी बता रखा है कि बेटा याद रखिएगा कि जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग लिख देते हैं मैक्सिमम के लिए, लेकिन याद रखिएगा ये कंडीशन मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए होती है, बिकॉज इसका मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप 0। तो जब v बराबर u होगा उस समय पावर आपको 0 मिलेगी, क्यों, फोर्स 0 होगा। लेकिन जब वेलोसिटी क्या होगी, जब वेलोसिटी वेन वेलोसिटी की 3 गुनी होगी, जेट की वेलोसिटी वेन वेलोसिटी की 3 गुनी होगी, उस केस में आपको एफिशिएंसी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। या आप कह सकते हैं वेन की जो वेलोसिटी होगी वो जेट वेलोसिटी की 1/3 होगी। और देखो इसको रट्टा नहीं मानना, ये आपने पाइपलाइन में ही पढ़ रखा है कि जो एच एफ था वो टोटल एच का कितना था, 1/3 था, तो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन तो बन रही है। और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी वहां वैल्यू पुट कर देना, तो ये आएगी 8/27 1 प्लस कॉस थीटा। अब भैया ये सबके बस की बात नहीं है सब याद करना, तो आप सिंपल सा क्या है, ये कंडीशन दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों कंडीशन क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देख लीजिए एग्जाम में भाई साहब इस पर क्वेश्चन आया है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आया किसी का आंसर इसका, अ लिक्विड जेट ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड velocity is striking a single symmetrical moving curved vein at center for maximum efficiency the velocity of the vein should be। अब सोचो अगर किसी ने ये नहीं पढ़ रखा हो तो उसके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो भैया कुछ भी नहीं, इसका 1/3 कर दो। और याद रखने की ट्रिक क्या थी कि हमने पाइप में पढ़ रखा है एच एफ बराबर h/3, उसी तरीके से यहाँ पर u बराबर v/3, 1/3 1/3। ठीक है, तो v/3 कर देंगे 10। अब याद रखना अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब सीरीज ऑफ सिमेट्रिकल मूविंग प्लेट होती हैं, जैसे मान लीजिए पेल्टन व्हील में, तो उस समय वेलोसिटी v/2 होती है, उस समय वेलोसिटी v/2 होती है। अभी आगे प्रूफ कर रखा है, नहीं तो करवा देंगे। ठीक है, चलिए और देख लो कोई एक आध क्वेश्चन और हो तो मूविंग कर्व प्लेट का, जरा एक क्वेश्चन करना। बिल्कुल सही बात है भैया, देखो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारे करवाने से नहीं है, असली जो है वो आपको करना है, तभी चीज़ें होंगी। ठीक है, अगर कोई ये सोचता हो कि हमारे करवाने से सब कुछ हो जाए तो फिर तो हो गया, आपको ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। जल्दी से सवाल कीजिए वाला। थोड़ा कर लो, 3-4 क्वेश्चन है कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग को भी रिलैक्स मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे।
पढ़ लिया भाई सवाल? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फटाफट फटाफट। अब पिछला वाला क्वेश्चन बेटा बाद में देख लेना, अभी ये इस वाले पर ध्यान दो फटाफट। A 0.3 meter diameter pipeline terminates in a nozzle of, बेटा ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन का डाया हमें दे रखा है कितना, 0.3 मीटर। टर्मिनेट्स इन अ नोजल ऑफ आउटलेट डायामीटर 0.15 मीटर, तो यहाँ का जो डायामीटर है वो है 0.15 मीटर। द फ्रीज एट फ्रॉम द नोजल इज डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री बाई अ फ्लैट प्लेट एज शोन इन द फिगर। व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू दिस पाइप एट अ रेट ऑफ, तो इस पाइप के अंदर जो है वो डिस्चार्ज क्यू हमें दे रखा है 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द प्लेट, तो इस प्लेट पर फोर्स लगेगा उतना ही इसको रोके रखने के लिए लगाना पड़ेगा। क्लास कब तक चलेगी? अभी तो शुरू हुई है यार क्लास, अब चलने दो, अब जब तक चलेगी। ठीक है, ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ये रहे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए। बीच बीच में मौका देखकर शेयर करते रहना फेसबुक पर, इधर उधर जहाँ जहाँ भी मौका मिले। ठीक है, बहुत से बालकों को तो पता ही नहीं चलेगा। आया किसी का आंसर? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सही बात है भैया, आप सब अपने हाथ में है। अब तो जब तक तुम कहोगे तब तक पढ़ते रहेंगे, ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है। आया किसी का आंसर? देखो सवाल तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोर्स आपको मालूम है रो ए वी स्क्वायर ही आएगा, बट प्रॉब्लम ये वेलोसिटी कितनी लेंगे। सूर्यास्त तो पहले भाई आपका नाम मेरे से नहीं लिया जा रहा है। यू हैव अटेम्प्टेड 92 आउट ऑफ 100 कोर क्वेश्चन, करेक्ट आर 88। चलिए आपका नाम मैंने पहली बार यहाँ पर देखा है, बट धन्यवाद बहुत बहुत अगर आपने इतना अच्छा अटैम्प्ट किया तो। हालांकि मेरे अकॉर्डिंगली 70 to 80 अटैम्प्ट जो है वो बहुत अच्छा है टेक्निकल में। ना डिनर करके नहीं बैठा, डिनर अब रात में ही होगा पढ़ाने के बाद में। नहीं, एडिटर का काम तो भैया प्रवीण सर कर रहे हैं आपके लिए, प्रवीण सर कर रहे हैं एडिटर का काम। देख लो भैया, इसमें फिलहाल समझना ये था कि बेटा पाइप में डिस्चार्ज मालूम था और पाइप का डायामीटर मालूम है, तो जब ये नोजल में जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ पर डायामीटर कम है, डायामीटर कम है। तो V1 बराबर Q/A1 होगा। हालांकि अब इसका एक शॉर्टकट समझ में आ रहा है, लेकिन पहले ऐसे समझ लो, ठीक है। तो V1 बराबर Q/A1, तो पहले आपके पास V1 वेलोसिटी आ गई, फिर आप A1 V1 बराबर A2 V2 लगाओगे तो आपके पास जेट की वेलोसिटी आ जाएगी, और जेट की वेलोसिटी आएगी तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे कि इसको आप F = रो ए V इंटू वी करते, यानी कि रो Q इंटू V, लेकिन तब भी डिस्चार्ज हमारे पास रहता, तब भी वेलोसिटी हमें फिर भी फाइंड आउट करनी ही पड़ती। तो A1 V1 = A2 V2 तो आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से हम इसमें इतना शॉर्ट कर सकते हैं कि V1 निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे Q बराबर A2 V2 निकालो। ये मत करो, आप सीधे Q बराबर A2 V2 निकालो, बिकॉज डिस्चार्ज मुझे मालूम है, डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है, तो V2 जो आएगा सीधे सीधे Q/A2 आ जाएगा। तो आपके पास ये एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपने, आप सीधे सीधे क्या कर दीजिएगा कि जो, ठीक है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका मतलब आपको आप सीधे सीधे वेलोसिटी निकालो डिस्चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो जेट से जो वेलोसिटी निकलेगी डिस्चार्ज अपॉन जेट का एरिया, ठीक है। और उसके बाद में आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाइए,
चाहे आप एफ बराबर रो ए वी स्क्वायर लगाइए या रो क्यू वी लगाइए, क्योंकि रो मालूम है, क्यू मालूम है, वेलोसिटी यहां से। और आसानी कर लीजिए आप, और आसान हो जाएगा अगर हम क्या कर लें, अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर होता है, वी को हम लोग लिख लें क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया रो क्यू स्क्वायर अपॉन ए। देखो बेटा ये सब तरीके एग्जाम में बैठ के नहीं आते, अब आप पहले कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ये सिंगल फॉर्मूला बना सकते हो। डेंसिटी आपको मालूम है, हाँ प्रवीण सर भी ऑनलाइन है, बहुत बढ़िया। लो ठीक है, देखो प्रवीण सर भी नजरें बनाए हुए हैं एक अच्छे एडिटर की तरह आज आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी भी मत निकालिए, आप सीधे यहां पर अप्लाई कीजिए रो डिस्चार्ज का स्क्वायर अपॉन एरिया, एरिया रख दीजिएगा पाई/4 डी स्क्वायर। तो ये सिंगल स्टेप में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं रादर देन इतने लेंथी तरीके से। समझ गए भैया? 1 नवंबर से करने वाले थे, लेकिन क्यों एक दिन भी खराब किया जाए। अच्छा, कल हम लोग पंप पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली। कल हाइड्रोलिक मशीन खत्म करके परसों से जो है वो फुल फ्लेज्ड आपका टाइम टेबल बनकर तैयार आ जाएगा, किस किस समय पर क्लासेस होंगी। ठीक है, तो मंडे से आपका मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस और वो सारी चीजें आ जाएंगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को कर लीजिएगा। आंसर है इसका डी, आंसर जो आएगा वो डी आएगा, तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आंसर इज डी, कीजिएगा इसको। और एसएससी जेईई का एग्जाम देके आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भैया स्पीड बनानी है तो न्यूमेरिकल खुद से करने पड़ेंगे। स्पीड बनानी है तो न्यूमेरिकल आपको खुद से करने पड़ेंगे, क्लास में हमारे करवा देने से नहीं होगा कि भैया सर ने करवा दिया हो गया ना। जल्दी कीजिए ये वाला सवाल। A horizontal water jet with a velocity of 10 meter per second and cross-sectional area of 10 mm square strikes a flat plate held normal to the flow direction. The density of water इतना, the total force on the plate। अरे ये तो सीधा वही हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। जितना ज़्यादा सवाल करोगे उतना ही रहेगा। तो आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है, केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, यूनिट का ध्यान रखिएगा। आंसर आपका रहेगा 1 न्यूटन। बहुत बढ़िया, अंकुश पाल का आंसर आ गया, प्रज्ञा जी का आंसर आ गया, सही है। A jet of water of cross sectional area इतना strikes a flat plate normally with a velocity of इतना if the plate is moving with a velocity of इतना in the direction of jet and away from the jet, in the direction of jet and away। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रो ए वी रिलेटिव का स्क्वायर, तो रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर लगाना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। तो रो ए वी रिलेटिव का स्क्वायर, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 500 न्यूटन, दैट इज द आंसर। तो जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतनी ही आसानी से फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, उतनी आसानी से फॉर्मूले आपके याद। ठीक है, चलिए इसी बात पर पटाखे फूटने लगे हैं चारों ओर। अब देखिए, अब है आपके पास मूविंग कर्व प्लेट। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सब कुछ सिखाया हुआ था। अब बेटा अगेन ये एक मूविंग प्लेट है, लेकिन मूविंग प्लेट पर जो है वो आपका जेट स्ट्राइक कर रहा है। अब याद रखिएगा, मूविंग प्लेट पर टेंजेंशियली जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी टेंजेंशियल होनी चाहिए, ना कि एब्सोल्यूट। इसके रिलेटिवली टेंजेंशियल जाएंगे तभी शॉक नहीं लगेगा, अदरवाइज शॉक होगा, अदरवाइज शॉक लगेगा। ठीक है, अदरवाइज शॉक लगेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही करते रहिए। चलिए, तो बेटा देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये यू वेलोसिटी है किसकी, प्लेट की। तो वेलोसिटी ट्राइंगल बनाना आप सिखाएंगे धीरे धीरे आपको। ये यू वेलोसिटी है और इस पर ये रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे जा रही है। तो आपको मालूम है, दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो कैसा करते हैं,
पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल बनाते हैं। और याद रखिएगा बेटा, किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल आप किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इस वाले वेक्टर को क्या कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी की टेल बनाई और इसको जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो v1 क्या हो गया आपका, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो गई जेट की। ये जेट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब इस v1 के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इस u के अलोंग, ये होता है vw1, वेलोसिटी ऑफ वर्ल इसे बोलते हैं, वर्लपूल पहले आता था ना। और ये होता है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो, vf1। इसी तरीके से vr2 जाएगा, इसके कंपोनेंट लेंगे, तो आगे सिखा रखा है ये सब, आपके एडिशन वगैरह आपको पहले भी सिखाया गया था, दो वेक्टर का एडिशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी है v माइनस यू, तो v बराबर होगा रिलेटिव वेलोसिटी प्लस u, तो ये u हो गया, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, और इनको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, ये क्या कर दिया, ऐड कर दिया, v आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये सिखा रखा है कि ये फ्लूइड पार्टिकल है, ये पिंक वाले, और ये पार्टिकल यहाँ पर रोल करते हुए इस तरह से जाएंगे जैसे छोटी छोटी बॉल्स जा रही हैं। तो ये u वेलोसिटी, ये vr1 v1, और यहाँ पर ये vr2 वेलोसिटी से निकलेगा इधर, और ये है आपके पास स्मॉल u यानी कि जेट की वेलोसिटी, और ये हो गया आपके पास v2, ये हो गया आपके पास v2। इसको बोलेंगे हम लोग इनलेट और इसको बोलेंगे हम लोग आउटलेट या एग्जिट, इनलेट एग्जिट, ठीक है। तो इनलेट पर वेलोसिटी ट्रायंगल देखो आप, ठीक है। तो ये तो बना ही दिया हमने, v1 का इधर कंपोनेंट vw1, ये कंपोनेंट vf1, ये आपके पास α1 हो जाएगा गाइड ब्लेड एंगल, ये आपका यहाँ वाला जो एंगल होता है वो रनर वेन एंगल होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। सर आप 9 से 11 का नहीं, 9 से 11 का नहीं रखेगा बेटा, टाइमिंग जो है वो 8 बजे से ही रहेगी, 8 से 10 11 हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। 8 बजे के बाद कितना भी, 8 बजे से रहेगी टाइमिंग फिलहाल, बाकी बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा सा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद आज फ्री कर देंगे, क्योंकि इतने समय बाद वैसे भी अभी सब लोग भी नहीं है, तो थोड़ा सा ये वाला जो टॉपिक चल रहा है इसको ख़त्म कर दें। अभी देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बस ये ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आपका जो पेल्टन टरबाइन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये बता के ना, यहाँ तक ये पेल्टन व्हील के आगे कल करवा देंगे, आज यहाँ तक करवा देते हैं, बस थोड़ी सी स्लाइड से थोड़ा सा बेसिक है ये करवा दें बस, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख लीजिए, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, 8-10 पेजेस हैं, ज़्यादा नहीं है। तो याद रखिएगा, जो आपका वेन है, वेन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो वेलोसिटी ऑफ वर्ल होता है vw, और वेन के जो परपेंडिकुलर होता है इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट वो vf1 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये u है, तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। अब इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट u के अलोंग यानी कि ये वाला, ये vw2 होगा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा। इनको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जैसे चाहो वैसे लिख लेना, ठीक है, वैसे लिख लेना। बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोडिंग पर कोई रोक नहीं है, आप लोग डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे चाहे वैसे कीजिए आप लोग, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेटा, एफ एक्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का फोर्स होगा m डॉट इंटू डेल्टा वी एक्स, m डॉट इंटू डेल्टा वी एक्स, एक्स डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो m डॉट को क्या लिखोगे बेटा, रो क्यू। अब एक्स डायरेक्शन में जो जेट की वेलोसिटी वो कितनी थी, पहले थी vw1 और बाद में कितनी है vw2, और यहां हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। क्यों प्लस माइनस, क्योंकि देखो जब vw1 इधर था और vw2 जब इधर है तो माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन कभी कभी देखिए यहां पर देखिएगा, ये vw2 इस डायरेक्शन में भी आ सकता है और vw2 इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो इनिशियली जो vw1 था इनलेट पर वो इस डायरेक्शन में था, तो राइट साइड का x हमने क्या माना, पॉजिटिव। तो जब ये vw2, जब वेलोसिटी ट्रायंगल आपका इस तरह का बनेगा तो vw2 जब अपोजिट में आएगा तो अपोजिट में वेलोसिटी क्या होती है, ऐड होती है, तो प्लस। लेकिन अगर ये वाला जो कंपोनेंट है, ऐसा तब होता है जब रिलेटिव वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में वेन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब मशीन बहुत तेजी से घूम रही है, ठीक है।
तो इन दैट केस VW2 भी राइट डायरेक्शन में है। जब दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? क्या हो गया, इतने बम पटाखे फूट रहे हैं? मैसेज लिखा फिर डिलीट कर दिया, मैं पढ़ ही नहीं पाया, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है। चलिए, कोई दिक्कत बेटा? तो ये फॉर्मूला आपका, देखो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा, इसीलिए आपको बताया था। ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एफ एक्स बराबर एम डॉट डेल्टा वी, एम डॉट डेल्टा वी। तो एम डॉट रो क्यू डेल्टा वी, VW1 प्लस माइनस VW2 हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी वेलोसिटी ट्राइंगल एट आउटलेट एट एग्जिट। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये वेलोसिटी ऑफ वर्क। ठीक है भैया, चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जेट हिट कर रहा है यहां पर, अब आप लोग समझ ही गए, ये प्लस माइनस, अब फॉर्मूला आपका वही रहेगा। अब आता है पावर, तो पावर बराबर होगा एफ एक्स इंटू यू, एफ एक्स रो ए वी आर VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू हो जाएगा। दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट वेट निकालना हो, ये है वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेट। ठीक है, तो यूनिट वेट यूनिट टाइम में कितना जाएगा, एम डॉट जी, एम डॉट जी, एम डॉट क्या होगा, रो ए वी होगा, तो रो ए वी रिलेटिव VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू अपॉन एम डॉट की वैल्यू आप रख देंगे, रो ए वी आर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आउटपुट पर यूनिट वेट कितना होगा, तो VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू अपॉन जी। कभी कभी ये जो होता है जीरो होता है, जब 90 डिग्री पर फ्लो एग्जिट करता है, तो उस केस में हो जाएगा VW1 U अपॉन जी। और इस पर क्वेश्चन है, अभी हम लोग